गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग अपने अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जो अगला पॉइंट हमारा है वो हो जाएगा पाठ्यक्रम एवं दर्शन के बीच संबंध। रिलेशनशिप फाउंड बिटवीन करिकुलम करिकुलम एंड फिलॉसफी। पाठ्यक्रम और दर्शन के बीच संबंध। रिलेशनशिप फाउंड बिटवीन करिकुलम एंड फिलॉसफी, दर्शन। तो पहले मैं इसे हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए और इसको नोट डाउन करते चलिए। तो ये आपका दूसरा पॉइंट है, नंबरिंग करते चलिएगा। पाठ्यक्रम। वास्तव में पाठ्यक्रम शिक्षा का बेहद महत्वपूर्ण अंश है। पाठ्यक्रम के बगैर शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती। पाठ्यक्रम ही वह माध्यम है जो शिक्षा के उद्देश्य को सार्थक ढंग से प्राप्त करने में हमारी सहायता करता है। यदि पाठ्यक्रम के प्रारूप का विश्लेषण करें तो हमें यह स्पष्ट ज्ञान होता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण इसी उद्देश्य से किया जाता है ताकि तय किए गए शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। जैसा हमारा लक्ष्य होगा वैसा ही पाठ्यक्रम हमें बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। उदाहरण के लिए यदि हम शिक्षक बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जो पाठ्यक्रम का चुनाव होगा वो इस ढंग से किया जाएगा कि उसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे तत्व समाहित हों ताकि छात्र को एक सफल शिक्षक बनाया जा सके। जैसा हमारा लक्ष्य होगा वैसा ही पाठ्यक्रम के अंदर विषय वस्तुओं को वैसा ही विषय वस्तु को चयनित करने की आवश्यकता पड़ेगी। किंतु यहाँ पर ध्यान यह देना है कि लक्ष्य का निर्धारण, शैक्षिक लक्ष्य का निर्धारण, शिक्षा के लक्ष्य का निर्धारण वास्तव में दर्शन के द्वारा ही संभव है, क्योंकि दर्शन ही यह जानकारी प्रदान कराता है कि शिक्षा का लक्ष्य कैसा होना चाहिए। तो जब शिक्षा के लक्ष्य का निर्धारण दर्शन द्वारा ही होता है तो निश्चित रूप से पाठ्यक्रम जो कि ठीक शैक्षिक लक्ष्यों के अनुरूप तैयार की जाती है तो निश्चित रूप से वह दर्शन से प्रभावित होगी, क्योंकि पाठ्यक्रम शिक्षा के लक्ष्य के अनुरूप होगा और शिक्षा के लक्ष्य का निर्धारण दर्शन द्वारा ही किया जाता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह पाठ्यक्रम और दर्शन यह भी एक दूसरे के साथ घनिष्ठता से संबंधित है। तो इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। अब इसको आप अंग्रेजी में भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप इसको सुन लीजिए अंग्रेजी में। करिकुलम is a very important element for education. Without curriculum, the ultimate aim of education cannot be obtained. The objective of curriculum is to achieve the aim of education. But the aim of education is being decided by philosophy. As we know that the nature of curriculum will be according to aim of education. So when we understand that aim of education is being decided, aim of education is being formulated by philosophy, so we can say that the curriculum will also be affected by philosophy. So we can realize very well
that these two are also highly related with each other. तो ऐसे करके इसको हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे. चलिए अब आप लोग तीसरा पॉइंट नोट डाउन करिए. जो तीसरा पॉइंट होगा वो इस प्रकार से होगा, शिक्षण विधि एवं दर्शन के बीच संबंध. शिक्षण विधि एवं दर्शन के बीच संबंध, रिलेशनशिप फाउंड बिटवीन टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधि है, टीचिंग मेथड्स एंड फिलॉसफी. रिलेशनशिप फाउंड बिटवीन टीचिंग मेथड्स एंड फिलॉसफी. चलिए पहले मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ. शिक्षण विधि और दर्शन के बीच संबंध. वास्तव में शिक्षण विधि एक ऐसा माध्यम है शिक्षक के लिए जिसकी सहायता से वह चयनित विषय वस्तु को अपने छात्रों तक प्रभावी ढंग से पहुंचा पाता है. वह तरीका जो एक शिक्षक अपने चयनित विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए अपनाता है वही उसका शिक्षण विधि कहलाता है. अब कई प्रकार की शिक्षण विधियां हैं, जैसे प्रश्नोत्तरी विधि, जैसे व्याख्यान विधि, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, जैसे आगमन विधि, जैसे निगमन विधि, जैसे खेल विधि, जैसे अन्वेषण विधि, जैसे भ्रमण विधि. इस प्रकार से कई प्रकार की शिक्षण विधियां पाई जाती हैं. लेकिन कौन सी शिक्षण विधि को महत्व दिया जाए, इसका निर्धारण वास्तव में दर्शन द्वारा ही किया जाता है. हम प्रायः देखते हैं, जैसा कि दर्शन यह स्पष्ट करता है कि हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग अलग होता है. एक शिक्षक यह सोच सकता है अपने विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए कि उसके विषय वस्तु के अनुसार प्रश्नोत्तरी विधि एक सर्वश्रेष्ठ विधि हो सकती है. वहीं पर दूसरा शिक्षक जो यह सोच सकता है कि उसी विषय वस्तु को वह व्याख्यान विधि से अच्छे ढंग से पढ़ा सकता है. वहीं तीसरा व्यक्ति यह सोच सकता है कि उस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि या निगमन विधि सर्वश्रेष्ठ हो सकती है. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षक को अपने शिक्षण विधि का निर्धारण करने में उसका जो दृष्टिकोण है वह सहायता पहुंचाता है. शिक्षक जिस तरीके से उसकी सोच होगी, उसका दृष्टिकोण होगा विषय वस्तु को लेकर, और वो जो निर्णय लेगा कि इस विषय वस्तु को हम किस ढंग से अच्छे ढंग से स्पष्ट कर सकते हैं छात्रों के लिए, उसके अनुरूप वह अलग अलग शिक्षण विधियों का चयन कर सकता है. इस प्रकार से जो उसकी सोच होगी, जो उसका विचार होगा, जो उसका दृष्टिकोण होगा, जिसमें निश्चित रूप से भिन्नता पाई जाएगी, और यह भिन्नता, यह विचार और यह दृष्टिकोण ही उसको सहायता प्रदान करेगी ताकि वह अपने अनुसार, अपने विषय वस्तु की प्रकृति के अनुसार उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करे. यही कारण है कि अलग अलग शिक्षण विधियां देखने को मिलती हैं. कुछ शिक्षक खेल विधि को बहुत महत्व देते हैं, वहीं कुछ शिक्षक जो है अन्वेषण विधि को बहुत महत्व देते हैं. तो यह सभी जो है वो उनके सोच और उनके दृष्टिकोण पर आश्रित होता है कि किस विधि का चयन किया जाए ताकि विषय वस्तु का जो की व्याख्या जो है वो प्रभावी ढंग से हो सके. तो हम यह समझ सकते हैं कि किस प्रकार शिक्षण विधि और दर्शन एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि शिक्षण विधि को सुनिश्चित करने में भी दर्शन ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. इसलिए दर्शन और शिक्षण विधि ये दोनों एक दूसरे के संबंधित हैं. तो इस प्रकार हम लोगों ने मुझे उम्मीद है कि आप इसे ध्यानपूर्वक नोट डाउन कर पाए हैं, आपने इसे सुना है प्रॉपरली. मैं आपको अंग्रेजी में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप इसे अंग्रेजी में भी सुन लीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए. तो अंग्रेजी में जो आपका जो पॉइंट है, जैसा कि मैंने बताया था कि रिलेशनशिप फाउंड बिटवीन टीचिंग मेथड्स एंड फिलॉसफी, तो इसको एक्सप्लेन करिए. कैसे एक्सप्लेन करेंगे मैं बता रहा हूँ.
A teaching method is just a method adopted by the teacher with the help of which the selected contents are being explained very effectively before the students. Different teachers may go for different teaching methods. Some of them may prefer lecture method, some of them may prefer lecture cum demonstration, or play method, or inductive method, or deductive method, or heuristic method, or excursion method, etc. So what we find, so what we see, different teachers may give preferences to different teaching methods. But why this is happening? This is happening because of their different ideology, because of their different perception, because of their different uh, view that they have regarding their selection of method. So we can realize that the different views, the different ideas, that is nothing but the philosophy. It actually guides the person to select teaching method. So we can understand that teaching methods are being selected according to teaching methods are being affected by the philosophy. So these two are really related with each other. तो ऐसा करके हम लोग उसको एक्सप्लेन कर देंगे. तो उम्मीद है कि आप इसे नोट डाउन कर पाए हैं. चलिए अब हम लोग इसका अगले पॉइंट पर चलते हैं. अनुशासन एवं दर्शन के बीच संबंध. रिलेशनशिप फाउंड बिटवीन डिसिप्लिन एंड फिलॉसफी. इसको समझिए. अनुशासन. शैक्षिक प्रक्रिया में अनुशासन की स्थापना करना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. छात्रों को अनुशासित करने के लिए कई तरह की विधियां अपनाई जा सकती हैं. कुछ शिक्षक बच्चों को डांट कर, फटकार कर अनुशासित बनाना चाहते हैं, उन्हें अनुशासित करना चाहते हैं. वहीं कुछ शिक्षक डांटने फटकारने को बहुत अधिक महत्व नहीं देते, बल्कि उन्हें समझाकर बुझाकर मुख्य धारा में लाने की चेष्टा करते हैं. वहीं कुछ शिक्षक जो है कठोर शारीरिक दंड देकर छात्रों को अनुशासित करने का प्रयत्न कर सकते हैं. वहीं कुछ शिक्षक जो है वो मानसिक प्रताड़ना देकर या फिर अन्य तरीके से छात्रों को दंडित करके उन्हें अनुशासित करने की चेष्टा कर सकते हैं. तो यहाँ भी हम देखते हैं कि अलग अलग शिक्षकों द्वारा अलग अलग अनुशासन की विधियों को, अनुशासन के नियमों को महत्व प्रदान किया जाता है. ये जो अनुशासन के जो अलग अलग विधियां हैं, जो अनुशासन के जो अलग अलग नियम हैं बच्चों को अनुशासित करने के लिए, यह भी मुख्यतः कहीं ना कहीं व्यक्ति के दृष्टिकोण, व्यक्ति की सोच, व्यक्ति की विचारधारा से ही प्रभावित होती है, जिसके कारण वो किसी एक विशिष्ट विधि को महत्व प्रदान करते हैं. यदि हम जैसे अगर प्रकृतिवादियों के विचारधारा का विश्लेषण करते हैं, वहाँ भी हमें यह देखने को मिलता है कि प्रकृतिवादी भी किसी छात्र को अनुशासित करने के लिए किसी भी तरह का दंड देने के पक्ष में नहीं थे, बल्कि वो प्रकृति के ऊपर ही सब कुछ छोड़ देना चाहते थे कि प्रकृति स्वयं उन्हें अनुशासित कर देगी. और उसी तरीके से आदर्शवादी की विचारधारा अलग थी. वो उनका मानना था कि छात्र को समझाकर बुझाकर जो है अनुशासित बनाया जा सकता है. तो यह जो अलग अलग विचारधारा, अलग अलग दार्शनिक सोच के कारण एक शिक्षक किसी विशिष्ट विधि को महत्व देता है, तो दूसरा शिक्षक किसी विशिष्ट अनुशासन की विधि को महत्व प्रदान करता है. इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि अनुशासन की स्थापना और दर्शन ये पुनः एक दूसरे से संबंधित हैं. डिसिप्लिन is very important in education. If discipline will not be maintained, or if the character of discipline will not be developed within the students, then everything will be lost. But to develop this specific character, different teachers may adopt different methods.
some of teachers may give preferences to providing hard punishments, hard physical or mental punishments to the students. Some may differ with this. Some may think that uh, to make the student disciplined, uh, they should not be given any kind of physical or mental punishment, but they should be treated well, they should be guided well, and they should be instructed that what is to be done and what is not to be done. So what we find that there may be different opinions, there may be different perceptions, there may be different views that which method should be adopted and which should not be adopted. So what we find in case of ideology as well, idealism as well, uh, the similar thing happened. They also uh, did not favor to provide any physical or mental punishment to the students to make them disciplined. Similarly, naturalists also thought in the similar manner. They also did not prefer to give any kind of punishment to the students, and they said that they should be allowed to live in nature, they should be allowed to live freely, and nature will provide all the guidelines to the students that how they can make themselves disciplined, because nature has the ultimate power. So we see that these kinds of different opinions are coming, uh, and these opinions are nothing but these opinions are considered as the philosophy at the end. So we can say that there is a strong relationship between uh, discipline and the philosophy because at last philosophy helps the person or the teacher to select the method with the help of which children can be made disciplined. तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे. उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं और आपने प्रॉपरली इसे नोट डाउन किया है. अब चलिए हम लोग अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं. हमारा जो अगला पॉइंट होगा वो होगा विद्यालय भवन एवं दर्शन के बीच संबंध. रिलेशनशिप फाउंड बिटवीन स्कूल बिल्डिंग एंड फिलॉसफी. तो विद्यालय भवन और दर्शन के बीच संबंध. विद्यालय का प्रारूप कैसा होना चाहिए, यह कब कैसे निर्धारित होगा. यदि इसके प्रारूप को लेकर के भी हम विश्लेषण करें इसके प्रारूप का भी, तो हम पाते हैं कि जैसे कि प्रकृतिवादी विचारधारा का यदि विश्लेषण करें तो प्रकृतिवादियों ने कहा कि ईंट, सीमेंट, बालू, मिट्टी इनसे बने हुए विद्यालयों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि छात्र को प्रकृति के सानिध्य में रहने के लिए छोड़ देना चाहिए और प्रकृति के नज़दीक रखकर ही छात्र को पढ़ने का मौका या ज्ञान अर्जित करने का अवसर दिया जाना चाहिए. और इन आर्टिफिशियल या फिर बनावटी चीज़ों से इन बनावटी चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है. तो प्रकृति के सानिध्य में रखकर शिक्षा देने की बात प्रकृतिवादियों ने की और इसलिए ईंट, सीमेंट और इन अप्राकृतिक चीज़ों से बने हुए भवनों को उन्होंने कोई महत्व नहीं दिया. तो ये जो विचारधाराएं हैं, ये जो अलग अलग विचारधाराएं हैं जिसमें कि लेकिन वर्तमान समय में हम यह देखते हैं कि आज विद्यालय का स्वरूप बेहद व्यावसायिक हो चुका है और इसकी बनावट पर विशेष ध्यान दिया जाता है और कई तरह के आधुनिक यंत्रों की सहायता से इन्हें तैयार किए जाते हैं ताकि छात्रों के लिए अधिगम के व्यापक अवसर उत्पन्न किए जा सकें. तो इस प्रकार से जो विचारधारा में जो अंतर आ रहा है यह भी दर्शन के कारण है, सोच के कारण है, अलग अलग दृष्टिकोण के कारण है. तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि विद्यालय का प्रारूप, विद्यालय भवन का प्रारूप और दर्शन के बीच भी गहरा संबंध है. When we study the relationship found between school building and philosophy,
then we realize one thing, that these two are also related. Because when we analyze the thought of naturalist people, uh, then we come to know the fact that they advocated that artificial elements like bricks, cement, sand, these things are not required to make the buildings for the school, so that education can be imparted to the children. These are not required at all. Actually, students should be given preferences to live with nature, and they should allow to learn with nature. This is the best method, and students will get maximum benefits if they will allow to be with nature. So we can realize that naturalists opposed the artificial buildings. But nowadays what we see, the perception has changed, thinking has changed. Now we see that the school buildings are prepared with lots of precautions, with lots of technologies, so that effective learning environment can be created, effective learning circumstances can be created for the students. So we can realize that these changes in opinions are very important. So we again understand the thoughts or the perceptions or the views that are coming, that are really affecting the nature of school building. So these two are, so we can write here that these two are highly related with each other. तो अब हम लोग जो है एक अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं. अगला जो पॉइंट होगा वो होगा आपका शैक्षिक प्रशासन एवं दर्शन के बीच संबंध. रिलेशनशिप फाउंड बिटवीन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलॉसफी. तो शैक्षिक प्रशासन क्या है, इसको कैसे डिस्क्राइब करिएगा, इसको भी आप समझते चलिए. शिक्षा को संचालित करने के लिए, प्रभावी तरीके से संचालित करने के लिए शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है. शैक्षिक प्रशासन का प्रारूप या शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति कैसी होनी चाहिए. शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत विद्यालय संचालन की गतिविधियों को शामिल किया जाता है. विद्यालय को कब खोलना है, कितने दिनों तक इसे चलाना है, इसमें कितने कार्य दिवस होंगे, किन किन दिवसों पर विद्यालय को बंद रखना है, विद्यालय में कार्य करने वाले शिक्षकों की गतिविधियां किस तरह से सुनिश्चित की जाएंगी, कौन सी जिम्मेवारी किस शिक्षक को दी जाएंगी. इन सभी चीज़ों का निर्धारण शैक्षिक प्रशासन द्वारा किया जाता है, ताकि शिक्षण का कार्य जो है वो प्रभावी ढंग से हो सके.